हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग रियली वेल। तो बच्चों, हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के बारे में हमने 6 लॉज पढ़े थे वो। और आज हम पढ़ने वाले हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में, राइट? तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से नाम से ही समझ आता है कि एक थ्योरी दी गई है, एटम्स से रिलेटेड एक थ्योरी है और डाल्टन ने वो थ्योरी दी है। तो उससे पहले अपन थोड़ा इसका बेस देखते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या था, राइट? तो एटम्स के बारे में जो जानकारियाँ थी, जो चीज़ें फाइंड आउट की गई थी, ठीक है, ये उस दौर की बात है जब इस चीज़ के बारे में कोई कंफर्म चीज़ पता नहीं था लोगों को कि एटम क्या है, एटम के अंदर क्या है, और मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसकी खोज चल रही थी, राइट? तो हमारे जो इंडियन फिलोसोफर हैं, लाइक कन्नड़ का नाम आपने सुना होगा, महर्षि कन्नड़ का, तो उन्होंने इस बारे में जानकारी जुटाई थी, ठीक है। उन्होंने परमाणु के बारे में बताया था, उन्होंने एक नाम दिया था परमाणु, और उन्होंने कहा था कि ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर का, ठीक है। और इसी तरीके से और भी साइंटिस्ट या आप कह सकते हो फिलोसोफर्स थे उस टाइम के, जैसे ग्रीक फिलोसोफर थे डेमोक्रेटस, ठीक है, उनका आपने नाम सुना होगा। तो उन इस तरह की चीज़ें साइंटिस्ट या फिलोसोफर्स ट्राई कर रहे थे मैटर के बारे में, ज़्यादा से ज़्यादा उसके स्मॉलेस्ट पार्टिकल, उसका जो फंडामेंटल पार्टिकल है उसके बारे में खोज चल रही थी, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग तरीके की हाइपोथेसिस लोग दे रहे थे। तो उसी बीच एंट्री मारते हैं हमारे डाल्टन साहब, ठीक है। किन्होंने एंट्री मारी? डाल्टन ने वहां पर एंट्री मारी और इन्होंने कहा कि मैं कुछ पॉइंट्स दे रहा हूँ, ठीक है, मैं दुनिया को कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ, और उन्हीं पॉइंट्स को हम कहते हैं डाल्टन्स हाइपोथेसिस, ठीक है। उन्होंने हाइपोथेसिस दी। अब हाइपोथेसिस और थ्योरी में क्या अंतर होता है? अच्छा, अपन कहते हैं इसे थ्योरी है, लेकिन ये हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस वो चीज़ होती है जो प्रूवन नहीं होती है, जिसका क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मानो कि मैं कहता हूँ कि अर्थ एक क्यूबॉइड है, ठीक है, उसका जो शेप है वो, चलो ये मान लेते हैं क्यूब कह देता हूँ, बहुत आसान, कि एक क्यूब है जिसके सारी की सारी जो साइड्स हैं वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। मैं ऐसा एक हाइपोथेसिस दे रहा हूँ, ऐसे ही मेरे को लगा तो मैंने बोल दिया, मेरे कुछ एक्सपेरिमेंट्स रहे होंगे, कुछ चीज़ें मैंने सोची होंगी, उसी बेसिस पे मैंने बोल दिया। तो बोल तो दिया, ये मेरी हाइपोथेसिस है, लेकिन ये वेरीफाइड नहीं कि क्या अर्थ वाकई में इस शेप की है या नहीं है, क्या क्यूब शेप है अर्थ का या फिर ऐसा नहीं है। तो बाकी जो लोग होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, वो फिर क्या करते हैं, इसको क्रॉस वेरीफाई करते हैं कि आपने जो बात कही है, हाँ, वो सही है या नहीं है। उसको तो हमें देखना पड़ेगा ना, ऐसे कोई कुछ भी कह देगा तो ऐसे थोड़ा ना कि वो सच है। तो वो मेरी हाइपोथेसिस है कि अर्थ क्यूब है, ऐसा मैंने कहा, लेकिन फिर बाद में पता क्या चला कि अर्थ तो स्फेरिकल है, राइट? तो जियोइड जिसे हम कहते हैं ज्योग्राफी में। तो ये क्या हुआ कि मेरी हाइपोथेसिस गलत हो गई। इस तरीके से डाल्टन ने कुछ पॉइंट्स दिए थे, उन्हें हम हाइपोथेसिस कहते हैं, दे आर नॉट वेरीफाइड, ठीक है। उसके बाद साइंटिस्ट ने उन पॉइंट्स पे काम किया कि क्या भाई डाल्टन जी सही कह भी रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं। उन्होंने जो कहा उनको हम देखें तो सही कि क्या इनके पक्ष हैं, क्या इनके विपक्ष हैं, ठीक है। तो जो पॉइंट से पहले हम वो देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि साइंटिस्ट ने जो फर्दर एक्सपेरिमेंट्स किए, उस बेसिस से हम ये पता लगाएंगे कि डाल्टन ने जो बातें कही थी, जो उनकी हाइपोथेसिस थी, वो सही थी या नहीं थी, या कुछ पॉइंट सही थे, कुछ गलत थे। इस तरह से हम देखेंगे। यही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है इन जेईई, एंड इट मेनली कम्स इन बोर्ड्स में आपको ज़्यादा पूछा जाता है। तो हमें यही पता करना है कि उनके पॉइंट्स क्या थे डाल्टन के, और फिर बाकी साइंटिस्ट ने उनके पॉइंट्स के बारे में क्या कहा, क्या टिप्पणी की, राइट? तो ये हमें थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, बोर्ड के लिहाज से ज़्यादा होना चाहिए, जेई में भी थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए, आपने ये इस चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ रखा होना चाहिए, राइट? तो हम, जैसा कि आपको पता है, सब कवर करके चल रहे हैं, तो मैं कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ूंगा और आपको साथ में बताता जाऊंगा कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है, और क्या किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली क्या है, हमें कुछ चीज़ें वो भी बतानी पड़ती हैं जो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उन्हें मैं यहाँ पर बता दूंगा कि क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्या उतना ज़्यादा मायने नहीं रखता है। क्योंकि क्या है ना कि बच्चे फिर इधर उधर देखते हैं, कभी बुक्स में देखते हैं, कुछ इधर उधर से दूसरे बच्चों से डिस्कशन होता है जो कहीं और पढ़ते हैं, तो फिर कन्फ्यूजन होता है कि सर ने तो ये बताया ही नहीं, क्या हमने कुछ मिस कर दिया है। फिर क्या है ना, मैं ये नहीं चाहता आपका कॉन्फिडेंस लूज हो किसी भी टाइप से, ठीक है।
कि आपसे किसी कलीग से बात कर रहे हो तो आपको लगेगा कि हाँ मेरा कुछ छूट गया है या मेरी कहीं प्रिपरेशन में कमी रह गई है, वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं हम लोग। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि क्या आपके लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, जिसको आपको बिल्कुल ध्यान से किस अप्रोच से करना है, और क्या आपको जस्ट गो थ्रू होना है, उस पर उतना ज़्यादा टाइम डिवोट नहीं करना है। बिकॉज हमारे लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है हमारा टाइम, ठीक है, वो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पूंजी है आज, और हमें उसे बहुत ध्यान से इन्वेस्ट करना है। मनी हम ध्यान से इन्वेस्ट करते हैं ना, देख के करते हैं, तो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टाइम। सो बी केयरफुल अबाउट इट। और अब हम शुरू कर रहे हैं एटॉमिक थ्योरी डाल्टन की। तो डाल्टन ने 4 पॉइंट्स दिए थे अपनी हाइपोथेसिस में, राइट। तो उनका जो पहला पॉइंट था, उन्होंने जो पहली बात कही थी, उन्होंने कहा था कि जो फंडामेंटल पार्टिकल है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच एग्जिस्ट इन नेचर ऑफ मैटर, ठीक है, वो क्या है, एटम है। इन्होंने ये कहा था द स्मॉलेस्ट और द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ मैटर दैट एग्जिस्ट इन नेचर इज एटम। ये इनका फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है। तो हर एक पॉइंट को अपन देखते चलेंगे, और उसी के बाद साइंटिस्ट ने जो दूसरों ने बोला था उसके बारे में अपन देखेंगे, ठीक है। तो ये हुआ फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट जो डाल्टन ने कहा था, इन्होंने कहा था कि ये जो एटम है, ठीक है, अब एटम्स अपन जानते हैं एलिमेंट्स के होते हैं, ठीक है, जैसे Fe एक एलिमेंट है, आयरन एक एलिमेंट है, या हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है। तो अगर एक एलिमेंट के जो एटम्स होंगे वो आइडेंटिकल होंगे, यानी कि अगर मैंने Fe का एक बॉक्स लिया है, Fe का यानी कि आयरन का बॉक्स लिया है, तो उसमें जितने भी एटम्स होंगे, इन बहुत सारे एटम होंगे, ठीक है, बहुत सारे अनकाउंटेबल एटम्स होंगे। तो जो जितने भी एटम्स होंगे Fe के, वो सब आइडेंटिकल होंगे। इन्होंने कहा था कि द एटम्स ऑफ अ एलिमेंट, एक एलिमेंट, कोई सिमिलर मतलब सेम एलिमेंट के जो एटम्स होंगे वो आइडेंटिकल होंगे। चाहे आप कोई और एलिमेंट ले लो, कार्बन ले लो, ठीक है। तो इन्होंने कहा था कि जो कार्बन के एटम्स होंगे, कहीं से भी ले आओ कार्बन, जो एटम्स होंगे वो आइडेंटिकल होंगे, राइट। तो ये इनका दूसरा पॉइंट था। जो इन्होंने तीसरी बात कही थी, वो कही थी कि जो कंपाउंड होते हैं वो बनते हैं फ्रॉम मोर देन वन एटम। जो एक कंपाउंड होता है उसमें एक से ज़्यादा टाइप के एटम्स होते हैं। ध्यान देना, टाइप के एटम्स। H2 एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, लेकिन कंपाउंड नहीं है H2। यहाँ पर 2 एटम है, लेकिन टाइप एक ही है। कौन सी टाइप का है, H टाइप का, यानी कि हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। 2 हाइड्रोजन एटम्स मिलके बना रहे हैं ये मॉलिक्यूल। तो ये हम कंपाउंड नहीं कहेंगे। कंपाउंड क्या कहेंगे, H2O इज अ कंपाउंड। Why? Because it is formed from more than one type of atom. हाइपोथेसिस थी। और जो चौथा इन्होंने कहा था पॉइंट, वो ये था कि एटम्स जो होते हैं एक केमिकल रिएक्शन में क्या इन्वॉल्व होते हैं, एक्चुअली एटम्स ही इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। जैसे मेरे को मान लो कार्बन डाइऑक्साइड बनानी है, CO2 बनानी है, तो मैं क्या लूँगा, कार्बन, और क्या लूँगा, ऑक्सीजन लूँगा। तो ये एटम्स ही, कार्बन के एटम्स इन्वॉल्व होंगे रिएक्शन में विद O2। O2 क्या है, O2 मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूल में क्या क्या है, एटम्स ही तो हैं, 2 ऑक्सीजन के एटम से ही तो वो मॉलिक्यूल बना है O2, राइट। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि एक केमिकल रिएक्शन में जो एटम्स हैं वो रीअरेंज हो सकते हैं, कंबाइन हो सकते हैं, सेपरेट हो सकते हैं, बट एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो एटम्स ना तो बन सकते हैं, अपने आप से बन सकते हैं, और ना ही अपने आप से खत्म हो सकते हैं, डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। लेकिन उनका क्या हो सकता है केमिकल रिएक्शन में, सिर्फ कॉम्बिनेशन हो सकता है, सेपरेशन हो सकता है, और रीअरेंजमेंट हो सकता है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ कि सेपरेशन हो सकता है उनका, कॉम्बिनेशन हो सकता है, और रीअरेंजमेंट भी हो सकता है एटम्स का एक केमिकल रिएक्शन में। ये तीनों चीजें तो हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन क्या नहीं हो सकता, दे कैन नॉट बी क्रिएटेड, ठीक है, और कांट बी डिस्ट्रॉयड। ना तो वो क्रिएट हो सकते हैं, ना डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। तो इसे चलो अपन एक एग्जांपल से जैसे लेते हैं। तो जैसे मान लो सेपरेशन का मैं लूँ, तो अमोनिया अगर हम लें, ठीक है, तो अमोनिया के लिए ये रिएक्शन लिख सकते हैं अपन, अमोनिया ब्रेक हो जाएगी N2+H2 में, ठीक है। तो ये 2 गैस हमने निकली इस रिएक्शन में, तो ये केमिकल रिएक्शन है, इसको मैं बैलेंस कर सकता हूँ। तो इसमें ये केमिकल रिएक्शन कह रही है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के जो एटम्स थे, जो एक मॉलिक्यूल बना रहे थे, जब इस केमिकल रिएक्शन में क्या हुआ कि नाइट्रोजन के एटम्स अलग हो गए,
हाइड्रोजन के एटम्स अलग हो गए, मॉलिक्यूल ही है ऑब्वियसली, लेकिन एटम्स तो दोनों के अलग अलग हो गए ना। एन का जो स्ट्रक्चर है, चलो स्ट्रक्चर पे नहीं जाते, अपन वो बाद में देखेंगे, ठीक है। रिएक्शन में क्या हो रहा है कि यहाँ पर एटम्स क्या हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं, जो कि यहाँ पे लिखा है सेपरेशन हो सकता है। अब कॉम्बिनेशन का एग्जांपल अपन देख सकते हैं, जैसे अगर मेरे को CO2 गैस बनानी है तो यहाँ पर क्या हुआ, कार्बन के एटम्स अलग थे, ऑक्सीजन के अलग थे, कॉम्बाइन होके क्या हुआ, CO2 बन गए, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ पे कॉम्बिनेशन हुआ एटम्स का। अब जैसे रीअरेंजमेंट का अपन देखें तो आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना तो अपन आगे पढ़ेंगे, रिडॉक्स वगैरह रिएक्शंस में अपन पढ़ते हैं उस चैप्टर में। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसे होती है, मान लो मैंने जिंक लिया प्लस CuSO4, तो इससे क्या बनेगा, मेरा बन जाएगा ZnSO4 प्लस Cu। तो यही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती हैं। अब इसमें आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा जिंक का एटम पहले अलग था और कॉपर के जो एटम्स थे वो सल्फेट के साथ, ठीक है। ये इस रिएक्शन में जब गए तो क्या हुआ कि जिंक यहाँ पर SO4 के साथ जुड़ गया और Cu अलग हो गया। हालांकि ये आयोनिक कंपाउंड है, राइट, आपको पता चल रहा होगा कि आयोनिक है, लेकिन क्या हुआ, कॉपर के एटम्स अलग हो गए। यानी कि क्या होता है ना, आप अगर इसको एक्चुअल में देखोगे, लैब में अगर आप करोगे तो क्या होगा कि ये बीकर में ये CuSO4 का सोल्यूशन होता है और ये है ना ब्लू कलर का होता है। और जब आप यहाँ पे जिंक ऐड करोगे, जब आप जिंक मेटल ऐड करोगे तो क्या होगा, ये ब्लू कलर से क्या बन जाता है, ये बन जाता है कलरलेस। और तभी पता चल जाता है कि कलरलेस क्यों बना है, क्योंकि यहाँ पे कॉपर अलग हो जाता है और जो कलरलेस सॉल्यूशन होता है वो होता है ZnSO4 का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। इसमें हम देख सकते हैं कि रीअरेंजमेंट हुआ है एटम्स का, राइट। तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं तीनों, लेकिन क्या नहीं हो सकती, ना तो एटम अलग से बन सकते हैं। अब मैंने इसमें ऐसा नहीं लिखा कि Zn प्लस CuSO4 गिव्स ZnSO4 प्लस Cu प्लस Fe। क्यों Fe क्यों लिखूंगा, Fe तो यहाँ है ही नहीं, Fe एटम अपने आप थोड़ी ना बन जाएगा। यही तो कह रहा है कि कांट बी क्रिएटेड कांट बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो ये अपना हो गया, ये 4 हाइपोथेसिस थी, ये 4 पोस्टुलेट थे, ठीक है, जो डाल्टन ने दिए थे। अब अपन देखते हैं कि इसमें क्या ये सही थे या गलत थे, आगे साइंटिस्ट ने इनके बारे में क्या कहा, और डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी डाल्टन की, यानी कि ये जो चीज़ें हैं, 4 पॉइंट्स हैं, क्या ये पूरी तरीके से ठीक बैठे या नहीं, ठीक है। तो अपन इसको पढ़ेंगे लिमिटेशंस में। लिमिटेशन का मतलब भी ये है कि कहीं ना कहीं डाल्टन ने क्या कर दी, चूक कर दी। तो आइए अपन देखते हैं वो चूक क्या की है डाल्टन ने, और वो चूक अपन को पता चली जब दूसरे साइंटिस्ट ने फर्दर इन सब चीज़ों को वेरीफाई करने की कोशिश की, तब हमें पता चला कि डाल्टन साहब ने कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दिए। तो वो गड़बड़ अपन देखते हैं आगे। तो वो गड़बड़ अपन देख रहे हैं लिमिटेशंस के नाम से, ठीक है। तो लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट ये आता है कि डाल्टन भाई साहब ने कहा था, आइडेंटिकल के बारे में इन्होंने कुछ बात कही थी, ठीक है, कि ये जो किसी भी एलिमेंट के, Fe एलिमेंट के जो सारे एटम्स होंगे वो आइडेंटिकल होंगे, ठीक है। लेकिन एक्सपेरिमेंट्स से पता चला कि आइसोटोप्स जैसी एक चीज एग्जिस्ट करती है। आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं नेचर में। आइसोटोप्स क्या होते हैं, आई होप आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। आइसोटोप्स का मतलब होता है, जैसे आपने अगर ये लिखा, ये रिप्रेजेंटेशन आपने अक्सर देखी होगी, इसको अपन बोलते हैं एटॉमिक नंबर, इसको बोलते हैं एटॉमिक मास। ये बताता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि सेम होते हैं, राइट, जो कि किसी भी एलिमेंट में क्या होते हैं, किसी भी एटम में सेम होते हैं। और ये क्या बताता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को बताता है। इसको बोलते हैं अपन एटॉमिक मास के नाम से, ठीक है। इसको कंफ्यूज मत होना, एटॉमिक मास जो अपन आगे पढ़ने वाले हैं एक एटम के मास के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पर ये जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है। जैसे मैं कार्बन का एग्जाम्पल लूँ तो कार्बन को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ इस तरीके से। ये कार्बन का एक आइसोटोप है, ये एक एटम है, ये बताता है कि ये एक कार्बन का एटम है जिसमें 6 प्रोटॉन हैं या फिर 6 इलेक्ट्रॉन भी हैं और 6 न्यूट्रॉन है। क्यों, क्योंकि 12 - 6 इज 6, तो मतलब 6 प्रोटॉन है। और अगर 12 टोटल हैं न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, तो कितने न्यूट्रॉन हुए, 6 न्यूट्रॉन हुए। तो ये एक आइसोटोप है। लेकिन ये पता चलता है कि इस तरह की चीज़ भी एग्जिस्ट करती है और इस तरह की चीज़ भी एग्जिस्ट करती है। यानी कि ये हमें बताती है कि 6 प्रोटॉन तो है यहाँ पे, लेकिन न्यूट्रॉन कितने हैं, 8 हैं।
और यहाँ पर न्यूट्रॉन 7 हैं। यानी कि डाल्टन ने जो बोला था कि आइडेंटिकल होते हैं एटम्स, वो यहाँ पर नहीं नजर आता है। एलिमेंट कार्बन ही है, उन्होंने कहा था सेम एलिमेंट लिया मैंने कार्बन, लेकिन जो एटम्स हैं वो अलग अलग हैं। कैसे? क्योंकि जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं इन 3 एटम में वो हैं 6, 7 और 8। यानी कि डाल्टन की ये जो हाइपोथेसिस थी ये रॉन्ग प्रूव हो जाती है बिकॉज दे फाउंड आइसोटोप्स। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट था अपना। दूसरा पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट साइंटिस्ट ने बोला कि देखो भाई साहब, जो एटम्स है ना वो अकेले एग्जिस्ट नहीं करते हैं। डाल्टन ने बोला था द स्मॉलेस्ट और द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ मैटर दैट एग्जिस्ट ऑन इट्स ओन आर एटम्स। ठीक है, जबकि बात ये पता चली कि हाइड्रोजन जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती ही नहीं है, ऑक्सीजन जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट, ओ जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती ही नहीं है। एग्जिस्ट क्या करती है? एग्जिस्ट करती है H2, एग्जिस्ट करती है O2। यानी कि पता चलता है कि एटम्स की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ही नहीं है, जो कि डाल्टन ने कहा था। ठीक है, ये बात पता चली कि ग्रुप ऑफ एटम्स की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, ना कि एक अकेले एटम की। ठीक है, एक इंडिपेंडेंट एटम की एग्जिस्टेंस नहीं है, ग्रुप ऑफ एटम्स, जिसे अपन क्या कहते हैं? अपन कहते हैं जैसे मॉलिक्यूल्स के नाम से अपन ने जाना। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन नेचर। और यहीं से मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, एटम्स और मॉलिक्यूल्स में लोग डेफिनेशन में ही लोग गड़बड़ कर देते हैं कि एटम और मॉलिक्यूल, एटम के लिए बोलते हैं ये एटम है और ये मॉलिक्यूल है। अरे भाई ये तो है, लेकिन डेफिनेशन क्या है उसकी एग्जैक्ट, और वो ये है, अच्छा डेफिनेशन में रटनी नहीं है, हमें समझनी है कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। एटम्स के लिए मैंने ये बोला कि द फंडामेंटल पार्टिकल और द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर बट दैट डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। एटम्स वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, जबकि मॉलिक्यूल्स वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं या वो फंडामेंटल पार्टिकल है मैटर के जो एग्जिस्ट करते हैं इंडिपेंडेंटली, जिनकी एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर मॉलिक्यूल्स के लिए पूछा कि क्या ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर के, तो हमें ये हाँ या ना में जवाब नहीं देना है। ठीक है, हमें ये बताना है कि आप कहना क्या चाहते हो, कि आप इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अगर आप इंडिपेंडेंट की एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हो तो माफ़ करना, मॉलिक्यूल्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, लेकिन एटम्स स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, फंडामेंटल पार्टिकल है मैटर के एक्चुअली, लेकिन क्योंकि उनकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है इसलिए हमें मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेप्ट लाना पड़ा, इसलिए हमें मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करनी पड़ी। तो डाल्टन की यहाँ पर ये बात गलत हो गई कि एटम जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करने वाले स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल तो हैं, ये बात तो सही है, लोग कहते हैं ये सही तो है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एटम, लेकिन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। यहाँ पर डाल्टन रॉन्ग हो गए, यहीं से हमें मॉलिक्यूल की नई डेफिनेशन भी मिली, राइट। और ये 2 पॉइंट हो गए। और तीसरा पॉइंट जो साइंटिस्ट ने कहा कि आप कहाँ गलत हो गए, साइंटिस्ट ने कहा कि हमने आइसोटोप्स के बारे में आपको बताया ग्रुप, और जो तीसरा पॉइंट है वो उन्होंने बताया कि साइंटिस्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी एग्जिस्ट करते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स डू एग्जिस्ट। डाल्टन ने इनके बारे में कोई बात नहीं की थी, उन्होंने कहा था एटम इज द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ मैटर। तो ये बात यहाँ पर रॉन्ग हो जाती है क्योंकि सब एटॉमिक पार्टिकल्स तो हैं, तो उन्होंने कहा था कि ये जो एटम है वो इनडिविजिबल है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, इन्होंने कहा था एटम्स आर इनडिविजिबल, लेकिन हमें इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम आती है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स हम अलग से यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, अपने किसी भी काम में, मतलब हम क्या साइंटिस्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, हम तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे थोड़ा यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो उन्होंने जो कहा था एटम्स आर इनडिविजिबल, ठीक है, तो वो यहाँ पर गलत हो गई। तो ये 3 जो साइंटिस्ट ने वेरिफिकेशन किए, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि डाल्टन की सारी बातें 100% करेक्ट नहीं थी। कुछ बातें ठीक थी, कुछ बातें जैसे हमने यहाँ देखा कि H2O ये कंपाउंड जिसमें 2 टाइप के एटम्स हैं, ठीक है, 2 टाइप के एटम्स, ठीक है, और H2O क्या है, H2 क्या है, एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड नहीं है। तो कुछ चीज़ें उनकी ठीक भी थी और कुछ चीज़ों में कुछ प्रॉब्लम्स भी थी। मान लो अगर आइसोटोप्स नहीं होते हैं किसी एलिमेंट के, ध्यान रखना मैं ये नहीं कह रहा हूँ हर एलिमेंट के आइसोटोप एग्जिस्ट करते ही हैं, ठीक है, तो जिन एलिमेंट के मान लो आइसोटोप नहीं है वहाँ तो उस एलिमेंट के लिए तो ये बात ठीक है कि आइडेंटिकल होंगे सारे एटम्स, राइट।
तो हम ये नहीं कह सकते कि पूरी तरीके से खारिज हो जाती है डाल्टन की जो थ्योरी है, बट हाँ उनके कुछ लिमिटेशंस भी है जो हमने इन 3 पॉइंट्स में देखे, राइट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे का अपना जो टॉपिक है वो मासेस से रिलेटेड है। अपन पढ़ेंगे बहुत सारे मासेस अब, लाइक एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। और मॉलिक्यूल्स के भी मास पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, एवरेज मॉलिक्यूलर मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास और यूनिफाइड मास, ठीक है। तो बहुत सारे मास हो गए सर, मास हो गए, लेकिन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया। तो बच्चों कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो भी जाता है, ठीक है। अभी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ या एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको इन मासेस के बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो अपन बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। यहाँ पर क्या होता है ना, यूनिट्स में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसी चीज़ की यूनिट होती है और कुछ और लगाए जाते हैं, ठीक है। दे कुछ और रखा होता है, लिख कुछ और आते हैं, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है इन मासेस में। तो मैं एक एक मास को ढंग से पूरा मतलब बेसिक से लूँगा ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, किसी यूनिट में कन्फ्यूजन ना हो, यहाँ पर अपन कोई भी गलत ना करें।